हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको शेरशाह के शासन प्रबंध के अंतर्गत भू राजस्व प्रबंध के बारे में, उसकी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। आज मैं आपको शेरशाह के सैन्य व्यवस्था के बारे में या शेरशाह के सैनिक प्रबंध के बारे में बताऊंगी। शेरशाह ने एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी की भांति उसने भी केंद्र पर एक शक्तिशाली सेना रखी जो सुल्तान की सेना होती थी और जिसके सैनिक अपने को बादशाह के सैनिक मानते थे। घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हाथी और तोपखाना उसकी सेना के मुख्य भाग थे। अब्बास खां के अनुसार उसकी केंद्र की सेना में 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल और 5,500 हाथी थे। उसके पास एक शक्तिशाली तोपखाना भी था। उसकी जो घुड़सवार सेना थी उससे मुख्यतः अफगान थे। बाकी अन्य वर्गों के मुसलमान और हिंदू भी उसकी सेना में थे। शेरशाह सैनिकों की भर्ती, वस्त्र, घोड़े, हथियार, वेतन, पदवृद्धि आदि की स्वयं देखभाल करता था। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, यद्यपि सरदारों को जागीरें दी जाती थी। जैसे पहले चली आ रही थी उसी तरह से अधिकारियों और सरदारों को पूर्व की भांति जागीरें दी जाती थी। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया रखे जाने की प्रथा को अपनाया था। ये दोनों प्रथाएं अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी और इन दोनों प्रथाओं को शेरशाह ने भी चालू रखा। प्रांतीय गवर्नर और स्थानीय अधिकारियों के पास भी अपने स्वयं के सैनिक दल विद्यमान थे। उसने सैनिकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया और उन्हें ही सीधे ही शासक के प्रति उत्तरदायी बनाया। केंद्र की इस विशाल सेना के अतिरिक्त जो अधीनस्थ राजा थे, सूबेदार थे, उनकी भी जो सेनाएं होती थी वो भी आवश्यकता के अनुसार सुल्तान की सेवा के लिए प्रस्तुत की जाती थी। विभिन्न किलों और सैनिक चौकियों में भी बहुत से सैनिक रहते थे। 16 बड़ी बड़ी सैनिक चौकियों का विवरण प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं कि छोटी और सैनिक चौकियां भी लाखों की संख्या में थी। शेरशाह ने सेना को डिवीज़न में विभक्त करके प्रत्येक डिवीज़न को एक अनुभवी और योग्य सेनापति के अधीन रखा था। डॉक्टर कानूनगो ने लिखा है कि शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को पुनर्जीवित किया और सेना को सही अर्थों में शाही संस्था बना दिया। शेरशाह के जो अधिकांश सुधार थे वो अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था से प्रभावित थे और उसने अलाउद्दीन खिलजी के जो जितने भी सुधार थे उन सभी को उसने अपनाया था। सैनिकों की जो पदोन्नति थी वो उनकी योग्यता पर निर्भर करती थी, ना कि कमांडिंग अधिकारी की इच्छा पर। उसने सेना में नियमित प्रशिक्षण और कठोर अनुशासन को भी लागू किया। यातायात और रसद सामग्री का प्रबंध सैनिक अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता था। तो इन सुधारों से क्या हुआ कि जो अभी तक अलाउद्दीन खिलजी के बाद सेना में जो बहुत सारे दोष उत्पन्न हुए थे वो दूर हो गए थे और अब एक शक्तिशाली सैनिक संगठन बन गया था। अगली व्यवस्था है उसकी पुलिस व्यवस्था या पुलिस प्रशासन। शेरशाह के शासनकाल में अलग से पुलिस व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता। विभिन्न सैनिक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखते थे और चोरों व लुटेरों से सामान्य जन की रक्षा करते थे। सरकार में शिकदार ए सिकदारान और परगने में शिकदार यह कार्य करते थे, यानी कि शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य और उपद्रवियों को दबाने का कार्य ये इन अधिकारियों के द्वारा किया जाता था। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी मुकद्दम की होती थी। यदि वह इसमें असफल होता था तो उसे दंडित किया जाता था। अब्बास खां सरवानी ने लिखा है कि शेरशाह के शासनकाल में यात्रियों को पहरा रखने की आवश्यकता नहीं थी और ना ही उन्हें रेगिस्तान के मध्य लूटे जाने का भय था। वे रात्रि में
चाहे रेगिस्तान में हो या बस्ती में, किसी भी स्थान पर वो निर्भय होकर अपना पड़ाव डाल देते थे। जमींदार या मुकद्दम इस डर से कि यदि किसी यात्री को कोई हानि पहुंची तो उन्हें दंड दिया जाएगा, वो स्वयं सामान की चौकसी करते थे। अगर कोई निर्बल बुढ़िया भी अपने सिर पर आभूषणों की गठरी लेकर यात्रा करती तो चोर और डाकू शेरशाह द्वारा दिए जाने वाले दंड के भय से उसके निकट नहीं आते थे। तो इस प्रकार शेरशाह ने इतनी कठोर व्यवस्था कर रखी थी कि कोई भी यात्री निर्भय होकर यात्रा कर सकता था, और जितने भी ये अधिकारी होते थे उनका दायित्व था कि वो अपने अपने क्षेत्र में उपद्रवियों को, चोर डाकुओं से सामान्य जन की रक्षा करें, अन्यथा उन्हें शासक द्वारा दंडित किया जाता था। अगला है गुप्तचर एवं डाक व्यवस्था। शेरशाह ने गुप्तचर विभाग एवं डाक चौकी विभाग के अध्यक्ष पद पर दरोगा ए डाक चौकी जो पद है या जो अधिकारी है इसकी नियुक्ति की। उसके अधीन अनेक समाचार लेखकों और समाचार वाहकों को नियुक्त किया गया, और उनका कार्य क्या होता था कि राज्य के प्रत्येक भाग से प्राप्त सूचनाओं का रिकॉर्ड करते थे, अपना रिकॉर्ड अपने पास रखते थे। शेरशाह के द्वारा बहुत सारी सराहों का निर्माण करवाया गया था, और इन सराहों में शाही हरकारे नियुक्त होते थे। ये शाही हरकारे डाक पहुंचाने का कार्य करते थे। इनके पास दो दो घोड़े होते थे ताकि बहुत ही तीव्र गति से सूचनाओं को इधर से उधर पहुंचा सकें। राज्य के प्रमुख नगरों और स्थानों पर गुप्तचर नियुक्त किए गए थे, जो सरदारों, अधिकारियों व जनता के संबंध में गुप्त सूचनाएं भेजते थे। गुप्त विभाग इतना ज़्यादा कुशल था कि सैनिकों के असंतोष और अधिकारियों की जो विद्रोहपूर्ण गतिविधियां होती थीं उनकी जानकारी सम्राट को उस क्षेत्र के लोगों से पहले ही मिल जाती थी। यानी लोगों को ना मालूम पड़ता था कि इस तरह की गतिविधि होने जाने वाली है, उससे पहले ही शासक को मालूम होता था। तो गुप्तचर विभाग की कुशलता ने शेरशाह की शासन व्यवस्था को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला है न्याय व्यवस्था। शेरशाह ने अपने राज्य में एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था स्थापित की। उसका कहना था, वो ये मानता था कि न्याय करना सभी धार्मिक क्रियाओं में सर्वोत्तम है। सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है एक राजा का? न्याय करना। और इस बात को मुसलमान और काफिर दोनों के, काफिर यानी कि जो गैर मुसलमान हैं, उन दोनों के बादशाह मानते हैं। वह इस बात को मानता था, और इस कारण वह क्या कहते हैं, न्याय व्यवस्था को, न्याय करने को सर्वश्रेष्ठ कार्य मानता था। वह स्वयं राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था, और प्रत्येक बुधवार को उसने दिन निश्चित कर रखा था, बुधवार को स्वयं न्याय के लिए कचहरी लगाता था। उसके नीचे प्रमुख काजी होता था जो अपील संबंधी मुकदमों को सुनता था, लेकिन प्रथम बार भी जो मुकदमे आते थे उनकी भी सुनवाई करता था। यानी कि काजी न्याय विभाग का प्रधान था, और राज्य में न्याय व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी उसी पर होती थी। उसके अतिरिक्त जो सरकार था, सरकार में सिकदार ए सिकदारान और परगने में सिकदार, ये फौजदारी मामलों की सुनवाई करते थे, और मुंसिफ ए मुंसिफान सरकार में, तथा मुंसिफ या अमीन ये दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते थे। इसके अतिरिक्त मीर आदिल नामक अधिकारी भी न्याय कार्य करते थे। तो इस प्रकार से यह क्रम न्याय व्यवस्था का बना हुआ था। जो शेरशाह की जो न्याय व्यवस्था थी वह उच्च आदर्शों पर आधारित थी। उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी। उसने गरीब व कमज़ोर लोगों को अन्याय से बचाने का कार्य किया। न्याय करते समय वह अपने रिश्तेदारों, अपने अधिकारियों को भी नहीं छोड़ता था, नहीं बख्शता था। वह सबको न्याय के समक्ष बराबर मानता था। यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र जलाल खां को भी गलती करने पर दंडित किया था। मालवा के गवर्नर को भी उसने दंडित किया था। तो इस प्रकार वह न्याय के समक्ष सभी को बराबर मानता था। वह
मानता था कि न्याय करते समय धर्म, धन या किसी अन्य अंतर को वह नहीं मानता था, वह सबको समान मानता था। उसने कहा था कि न्याय का तात्पर्य यह नहीं है कि अन्याय ना किया जाए, बल्कि मनुष्यों के साथ निष्पक्षता और ईमानदारी से व्यवहार करना ही न्याय है। इस कारण शेरशाह न्याय करते समय गरीब, अमीर अथवा सम्मानित या साधारण किसी भी व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं करता था। अपराधी को उसके दंड की गंभीरता के अनुसार कैद, कोड़े, जुर्माना, हाथ पैर काटना, फांसी पर चढ़ाना आदि दंड दिए जाते थे। उसके समय न्याय व्यवस्था बहुत ही निष्पक्ष और उच्च आदर्शों पर आधारित उसकी न्याय व्यवस्था थी। अगला आता है मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह ने पुराने और घिसे पिटे तथा पूर्ववर्ती विभिन्न शासकों के द्वारा जो विभिन्न सिक्के चलाए गए थे, उन सभी सिक्कों को बंद करके उसके स्थान पर उसने सोने, चांदी व तांबे की नई मुद्राएं प्रचलित की। उसने चांदी के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए और तांबे के सिक्के चलाए। उसने चांदी का नया सिक्का चलाया, प्रचलित किया, जिसको रुपया कहा गया। इसका वजन 180 ग्रेन था, जिसमें 175 शुद्ध चांदी होती थी। इन सिक्कों पर शेरशाह का नाम, उसकी पदवी और टकसाल का नाम अरबी अक्षरों में अंकित होता था। कुछ सिक्कों पर नागरी लिपि में भी शेरशाह का नाम अंकित है। कुछ मुद्राओं पर उसके नाम के अतिरिक्त प्रथम 4 खलीफाओं के भी नाम अंकित रहे हैं। और जो सोने का सिक्का था वो था अशरफ, वह 167 ग्रेन तथा 168.5 ग्रेन का होता था। तांबे का सिक्का 380 ग्रेन का होता था, जो दाम कहलाता था। दाम के आधे, चौथाई, 8वें, 16वें भाग के भी सिक्के चलाए गए, जो होते थे अधेला, पावला, दमड़ी। ये तांबे के अन्य सिक्के थे। इनमें जो शेरशाह के शासनकाल में जो चांदी और तांबे के जो सिक्कों का मध्य जो विनिमय का अनुपात था, वो था 1:64 का अनुपात था। इस जो एडवर्ड टॉमस हैं, उसने उनकी मुद्रा प्रणाली के बारे में कहा है कि शेरशाह के राज्यकाल ने भारतीय मुद्रा इतिहास में एक प्रमुख स्थान केवल टकसाल में किए गए सुधारों द्वारा प्राप्ति नहीं किया, बल्कि पूर्वकालीन राजाओं की मुद्रा व्यवस्था के उत्तरोत्तर ह्रास को रोककर उन सुधारों में बहुतों को जारी करते हुए प्राप्त किया, जिसको आने वाले मुगल शासकों ने भी अपनाया। शेरशाह के इन सुधारों से क्या हुआ कि जनसाधारण को, विशेषकर व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई। उसके समय में लगभग 23 टकसालें थी और सभी टकसालों में सिक्कों में अच्छी धातु का प्रयोग किया जाता था। तो जो ये रुपया है, वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का जो आधार है, वो शेरशाह का रुपया ही इसका आधार माना जाता है। और शेरशाह की जो मुद्रा व्यवस्था थी वो बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। अगला है व्यापार और वाणिज्य। शेरशाह ने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए पहले जो विभिन्न स्थान पर जो कर लिए जाते थे, जैसे ही राज्य बदलने पर बार बार जो कर लिए जाते थे, उनको करों को समाप्त करके बिक्री के लिए केवल आने जाने वाली वस्तुओं पर अब केवल 2 जगह ही कर लगाए जाने की व्यवस्था की। पहला कर वस्तुओं के प्रवेश द्वार पर और दूसरा कर वस्तुओं के विक्री वाले स्थान पर। जो विक्रय वाला स्थान था, उस 2 स्थान पर उसने निश्चित कर दिए। इन करों के अतिरिक्त मार्ग में, नाव घाट पर, गांव में या कस्बों में कोई भी कर वसूल करने पर पूरी तरह से उसने रोक लगा दी। उसने व्यापारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनके माल की पूरी सुरक्षा करने का आदेश दिया। उसने राज्य कर्मचारियों को यह कठोर निर्देश दे दिया था कि व्यापारियों से कोई भी वस्तु बाजार भाव से कम मूल्य पर ना ली जाए, यानी कि अपना प्रभाव ना दिखाया जाए उन पर और उनसे कम मूल्य पर कोई वस्तु ना ली जाए। उसने राज्य के सभी सूबों में
मुक्त व्यापार की अनुमति देकर इस व्यापार वाणिज्य को लाभप्रद बना दिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि इन सुधारों से जो उत्तर भारत का जो व्यापार लगभग मृत प्राय हो गया था वो पुनर्जीवित हो गया और इसके कारण उसके राज्य में आर्थिक विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। अब आगे जो आते हैं उसके द्वारा कौन कौन सी सड़कें बनाई गई, इमारतें बनाई गई, सराय बनाई गई और किस तरह से दान व्यवस्था, उन सब के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।